वेलकम टू द लेक्चर्स। लेक्चर में पढ़ेंगे हमारी यूलर कॉलम्स थ्योरी। ठीक है, ये बनाई गई थी मिस्टर यूलर्स के थ्रू। ठीक है, किस लिए? ताकि हम स्टडी कर सके स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम की। इसमें क्या कर रहा था, एक इक्वेशन डराइव करी थी। ठीक है, इक्वेशन डराइव करते हैं किसके लिए? बकलिंग लोड के लिए। लॉन्ग कॉलम के, लॉन्ग कॉलम जो होता है उसके बकलिंग लोड के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, जो किस पे बेस्ड होती है? बेंडिंग स्ट्रेस पे बेस्ड होती है। ठीक है, जब हम इक्वेशन डराइव करते हैं तो जो इफेक्ट होता है डायरेक्ट स्ट्रेस का, उसको क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा यूलर्स फॉर्मूला है ये हम शॉर्ट कॉलम के केस में नहीं यूज करते, है ना। ये हम किस में यूज करते हैं? हमारे जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, क्योंकि शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या करते हैं उसमें कंसिडरेबल होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। लॉन्ग कॉलम के केस में, लॉन्ग कॉलम में नेग्लेजिबल होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, तो लॉन्ग कॉलम की थ्योरी है हमारी यूलर्स फॉर्मूला। ओके, या फिर यूलर्स कॉलम थ्योरी। अब इसके अजम्पशंस देखते हैं कि हमारी इस थ्योरी के क्या क्या अजम्पशंस है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में जो कॉलम हो वो कैसा हो? परफेक्टली स्ट्रेट हो। ठीक है, और जो लोड अप्लाइड होगा इस पे ट्रूली एक्सियल, दैट मीन्स इसका जो सीजी होगा उस पे लोड होगा बिना किसी एसेंट्रिसिटी के। यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होगी। ये नहीं है कि सीजी से थोड़ा इधर लग गया, बट एक्चुअल केस में जो लोड होता है वो ट्रूली एक्सियल नहीं होता, बट इसमें मान के चले हम कि जो हमने लोड लगाया वो ट्रूली एक्सियल है। ठीक है, और हमारा जो कॉलम था वो स्टार्टिंग में कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट था। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन है कॉलम का वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये हमने एज्यूम किया है इसमें। ठीक है, मटेरियल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है, और ये ऑब्े करता है हुक्स लॉ। लेंथ जो है हमारे कॉलम की, हम इसमें क्या लेते हैं? बहुत ज़्यादा लार्ज है, बिकॉज हम ये लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, तो हमने एज्यूम करता है हम हमारी लेंथ जो है वो लार्ज है। फेलियर जो होगा वो कॉलम का किस लिए होगा? बकलिंग की वजह से होगा। एक बकलिंग थ्योरी है यूलर थ्योरी। ओके, अब हम देखते हैं हमारी एंड कंडीशंस कौन कौन सी होती है लॉन्ग कॉलम के लिए। कहने का मतलब हम किन किन कंडीशंस के लिए स्टडी करते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप की कंडीशंस जो होती हैं एंड कंडीशन, वो हमारी कॉलम में क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी कंडीशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारा दोनों एंड, बोथ एंड हमारे कॉलम के क्या होंगे? हिंज होंगे। कुछ इस तरीके से होगा, जो हमारा टॉप वाला पार्ट है वो भी हिंज है और जो बॉटम है वो भी हिंज है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लोड होगा वो यहाँ पे हिंज होगा, और यहाँ जो बॉटम में होगा यहाँ भी हिंज होगा। ठीक है, तो हमारा ये केस फर्स्ट बनता है। अदर जो है हमारा केस क्या है कि हमारा एक एंड क्या है? फिक्स है, और दूसरा एंड क्या है? हमारा फ्री है। ठीक है, तो वन एंड इसमें हमारा फिक्स है, ये वाली सेकंड केस, और अदर ये वाला क्या? फ्री है। यहाँ पे कोई लोड वगैरह, मतलब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, अदर फिर थर्ड केस क्या है? हमारे बोथ एंड जो है कॉलम के फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है। इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो हमारा फिक्स पे लग रहा है। ठीक है, फिर क्या कंडीशन हमारी कि वन एंड हमारा फिक्स है और अदर एंड क्या? हमारा पिंड, और पिन को क्या कहते हैं? हम हिंज भी कहते हैं। ओके, तो कहीं पे अगर आ जाए बोथ एंड हिंज, है ना, या बोथ एंड पिन, तो बात हमारी एक ही होगी। तो ये क्या हमारा? वन एंड आर इज हिंज एयर एंड द सेकंड एंड इज आर फिक्स्ड। तो ये 4 कंडीशन होती है जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है किसमें? हमारे लॉन्ग कॉलम में, कि हमें क्या करने में? कॉलम की कंडीशंस को होती है हमारी टू स्टडी द कॉलम और टू स्टडी द इक्वेशन ऑफ यूलर्स कॉलम थ्योरी। तब हम देखते हैं हमारी एंड कंडीशंस के बेसिस पे कि हम कैसे हमारी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हम कैसे हमारा क्रिटिकल लोड निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूलर थ्योरी। तो हमने हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट ली, जब हमारे दोनों कॉलम क्या है? हिंज्ड है, और हम कह सकते हैं हमारे दोनों कॉलम पिन है। ओके, या पिन है, तो हमने क्या किया? कंसीडर किया एक कॉलम जिसकी लेंथ ए बी है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है हमारी? ए टू बी, है ना, और हमारी एल लेंथ है, लेंथ एल है इसकी टोटल, इस कॉलम की। हिंज है दोनों एंड पे, ऑन इट्स बोथ एंड एट ए एंड बी। ए
पे भी हमारा हिंज है और बी पे भी हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है, और एक कैरी कर रहा है क्रिटिकल लोड एट पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे इस पे लोड लग रहा है पी लोड, ठीक है। जब एज ए रिजल्ट ऑफ लोडिंग द कॉलम, अब जब लोडिंग होगी, इस पे लोडिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, ऐसे ये कर्व टाइप में आ जाएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन होगा कि कौन सा कर्व बन जाएगा, AX1 और B, पहले क्या था हमारा, सिंपल AB कॉलम था, जैसे कि हमें दिखाया हुआ है क्वेश्चन में। अब अगर हम देखें इस पॉइंट पे मूवमेंट ले, P लोड का मूवमेंट कितना आएगा इस पॉइंट पे, तो हमारा M क्या होगा, M इक्वल्स टू माइनस P इंटू वाई, ठीक है। ये हमारा, अगर इस पॉइंट को देखें हम, तो इस पॉइंट को, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी वाई डिस्टेंस है, और ये हमारा लोड है। तो ये पी लोड इसको कैसे घुमा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एम इक्वल्स टू लिखा माइनस पी लोड और हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमारा मूवमेंट लिख लिया। वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम इक्वल्स टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमने स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप और मूवमेंट का रिलेशनशिप निकाला था, तो उसमें पढ़ा था, इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू वाई, ठीक है। फिर क्या किया, ई को, इसके ई आई को हम इस के नीचे लिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी वाई अपॉन ई आई, ओके। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसको धर लिया है, तो इक्वल टू 0 हो गया। अभी हमारी एक इक्वेशन बन गई, दिस आर मैथमेटिकल इक्वेशन, इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और जो वाई के साथ यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट है पी अपॉन ई आई, ठीक है। ये हमारी एक y की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू a साइन, और यहाँ पे आता है हमारे y के पास जो हमारा कॉफिशिएंट है वो अंडर रूट ऑफ जो हमारा y का कॉफिशिएंट है वो, ठीक है, और इंटू x प्लस सिमिलरली b कॉस अंडर रूट ऑफ y का कॉफिशिएंट इंटू यहाँ पे आता है हमारा x, ये हमारी विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, ओके। और ये y के इक्वल होती है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। हमने इसमें सॉल्यूशन लिखा y इक्वल्स टू a साइन अंडर रूट ऑफ p अपॉन ई आई, हियर द कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू p अपॉन ई आई x प्लस b cos अंडर रूट ऑफ p अपॉन ई आई इंटू x, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ए। हमने इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। अब हम देखते हैं हमारी जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या होती है। अब इसकी बाउंड्री क्या है कॉलम की, एक ये बाउंड्री, एक ये बाउंड्री है, ठीक है, लिमिट जो है इसकी। तो अभी हमारा क्या होगा, ए पे जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0, जब हम यहाँ पे थे, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या था, y की वैल्यू, डिफ्लेक्शन जो होता है हमारा 0। आगे बढ़े हम, x की वैल्यू बढ़ती गई, डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा कुछ समय बाद डिफ्लेक्शन कम होता गया, पर जब हम ए पॉइंट पे आए, जब हमारा x इक्वल्स टू l हो गया, तो हमारा डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 0। दैट मीन्स एट द सपोर्ट आवर डिफ्लेक्शन इज 0। जो हमारे सपोर्ट एंड्स पे होता है डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 होता है। बट अगर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सपोर्ट सिंक कर रहा है या फिर सपोर्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम हमारे सपोर्ट का डिफ्लेक्शन 0 लेके नहीं चलते हैं, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं हम आगे। हमें पता है हमारी बाउंड्री कंडीशन, जब हमारी x इक्वल्स टू 0 होगी तो y इक्वल्स टू 0 होगी। हमने हमारी क्वेश्चन नंबर ए में पुट करा है यहाँ पे, y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a साइन x की वैल्यू 0 रखी, साइन 0 प्लस b, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, कॉस 0। वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 0 साइन 0 0, ठीक है, 0 हेयर a साइन 0 0, a इंटू 0 0 बन जाएगा प्लस b, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अभी यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, इक्वल्स टू 0 निकल आई, ठीक है। अब हमने सेकंड हैंड कंडीशन देखी, व्हेन हमारा x इक्वल्स टू l होगा, जब x यहाँ पे आ जाएगा तो y की वैल्यू डिफ्लेक्शन की क्या होगी, 0। यहाँ पे कोई भी तो डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला, देखो ये हमारा ओरिजिनल था और अब ये हमारा हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या, डिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, राइट। तो जब हमारी x इक्वल्स टू l होगी, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। हमने अगेन अपनी वैल्यूज बाउंड्री कंडीशन की कहाँ पुट करी, इक्वेशन नंबर ए में, तो हमें क्या मिलेगा, हमने y की वैल्यू पुट करी 0, ओके, ठीक है, इक्वल्स टू a साइन अंडर रूट ऑफ p अपॉन ई आई, x की वैल्यू क्या है l, हमने l रख दिया, प्लस y की वैल्यू क्या है 0 प्लस बी। अभी यहाँ पे हमें पता है b की वैल्यू 0 थी, तो b की वैल्यू 0 रखेंगे, बाकी में हमें वैल्यू रखने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ किससे क्या आ रहा है हमारा, 0 इक्वल्स टू आ रहा है a साइन अंडर रूट ऑफ पी अपॉन ई आई इंटू एल। अब हमारा अगर
या तो जब हमारे दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो होता है, दैट्स मीन्स या तो ये जीरो हुआ होगा या तो ये जीरो हुआ होगा। सिमिलरली या तो ए के इक्वल जीरो हुआ होगा या साइन अंडर रूट ऑफ ई अपॉन ई आई एल ये जीरो हुआ होगा। लेंथ तो हमारी जीरो है नहीं डेफिनेटली, तो दिख ही रहा है हमें। अभी ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए देखो बी तो जीरो है ही हमारा, अगर ए भी जीरो, बी तो हमारा जीरो हो ही गया, हमें यहाँ से पता चला। अगर ए भी जीरो हो जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो इसलिए ट्रू नहीं है। तो हमारा ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर हमारा ए जीरो हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर ऑल पॉइंट्स, और जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो a should not be equal to zero if अगर a जीरो होता है all points will have zero deflection और that is not possible, नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बकलिंग से हमारी फेलियर हो रही है, और बकलिंग का मतलब यही होता है कि जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है उसकी क्या कर जाएगा, हमारा कॉलम डिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। अभी क्या होगा फिर, दैट मीन्स हमारी जो सेकंड टर्म है ये जरूर जीरो रही होगी, तो साइन अंडर रूट ऑफ पी अपॉन ई आई एल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, साइन एन पाई पे जीरो होता है, तो ये वैल्यू एन पाई के को लग दी हमने, यहाँ से हमने अंडर रूट हटा के स्क्वायर लगा दिया, राइट। तो पी का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ई आई इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी पी का फॉर्मूला मिल गया हमको एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, राइट। तो अभी जो हमारा मिनिमम बकलिंग लोड है वो आता है हमारा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल का स्क्वायर, ये अगर हम एन की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है। तो जो लोड है इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल बकलिंग लोड। जो क्रिटिकल बकलिंग लोड होता है उसको पीसीआर से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये क्रिटिकल है, इससे ज़्यादा अगर लोड आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर बकलिंग जस्ट स्टार्ट हो जाएगी, इसके ऊपर पे फेल हो जाएगा एकदम, और इसके कम पे अगर हम रखेंगे तो ठीक है, एक तरीके से सही रहेगा, पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलेंगे, राइट। तो दिस लोड इज कॉल्ड क्रिटिकल बकलिंग लोड पीसीआर। और नो बकलिंग के लिए, अगर बकलिंग ना हो तो क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल लोड से हमारी जो लोड आ रही है कॉलम पे वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें एक ऐसी चीज मिल गई जिसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि हमारा लोड इससे कम ही आना चाहिए, इस पर्टिकुलर किस पे, इस पर्टिकुलर कॉलम पे। अगर हमें कॉलम की ई पता है, कॉलम का आई पता है, कॉलम की लेंथ पता है, और पाई क्या हमारा कांस्टेंट है, तो पी क्रिटिकल किसके इक्वल आता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। पी क्रिटिकल की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है ई आई, राइट। इट इज इजी टू रिमेंबर, पाई अपॉन एल का स्क्वायर इंटू ई आई। अब देखो हमें पता चला हमारा क्या है फॉर्मूला, पी क्रिटिकल इक्वल्स टू पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू ई आई है, राइट। अगर ये क्रिटिकल, पी क्रिटिकल क्या है, जिसपे हमारी जस्ट हमारी बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम ये आई मिनिमम, देखो दो केस लेते हैं, पी क्रिटिकल 1 जिसमें हमने आई क्या रखा, यहाँ पे मिनिमम रखा, और एक लेते हैं पी क्रिटिकल 2 जिसपे हम जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वो मैक्सिमम ले रहे हैं। तो इस ऑब्वियस सी बात है, जो मिनिमम होगा वो कम होगा, जो मैक्सिमम होगा वो ज़्यादा होगा। अब हमने मिनिमम कुछ ले लिया 20 और जो मैक्सिमम वो कुछ 20, हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज इतना रहा होगा, तो इसकी वजह से क्रिटिकल लोड क्या आएगा, इसकी वजह से कुछ कम क्रिटिकल लोड आएगा, इसकी वजह से क्रिटिकल लोड कुछ मानो 25 आया, और इसकी वजह से कुछ ज़्यादा क्रिटिकल लोड आएगा बिकॉज ये वैल्यू ज़्यादा और ये बाकी तो कॉन्स्टेंट है, लेंथ भी इतनी है। हम सेम कॉलम के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारी आई मैक्सिमम जो 22 है हमने एज्यूम करी एक तरीके से, तो इसकी वजह से हमारा जो क्रिटिकल लोड 2 आएगा वो कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारा ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये हमारा कम है थोड़ा इसकी कंपैरिजन में, तो ये भी इसकी कंपैरिजन में कम होगा। तो 22 तो यहाँ हमने ले लिया कि अच्छा इसकी वैल्यू कुछ 30 आई। तो अब हम बताओ, अगर हम अपने डिज़ाइन के लिए ये पहली वैल्यू लेके चलें मिनिमम, तो सही है कि अगर 25 से ज़्यादा हमारा लोड हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा, और अगर 30 से ज़्यादा लोड हुआ तो हमारा फेल हो जाएगा। अगर हमने इसको अपनी क्रिटिकल कंडीशन लेके चले तो क्या होगा, हमारा 25 पे भी फेल हो सकता है। अगर हमारी आई मिनिमम पे फेल हो रही है तो क्या हो जाएगा, हमारे एक बेकार सिचुएशन बन जाएगी जिसमें हमने 30 लिया था अपना जो लोड लिया था और वो 25 पे ही फेल हो जा रहा है, मिनिमम के अबाउट फेल हो जा रहा है। तो हम इसलिए क्या लेके चलते हैं, आई मिनिमम की वैल्यू लेके चलते हैं, ताकि हम 25 को अपनी लिमिट कर दें क्रिटिकल लोड की, और अगर 30 भी आए तो सही है, बट अगर 25 आ रहा है तो हमारा कॉलम फेल ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, आई मिनिमम लेते हैं।
क्रिटिकल पी क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर ई आई मिनिमम, ठीक है। तो आई मिनिमम को कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ए इंटू आर, और आर यहाँ पे हम लेंगे मिनिमम का स्क्वायर। सो बकलिंग विल टेक प्लेस अबाउट द एक्सिस अबाउट विच आई मिनिमम होता है, उसके अबाउट हम बकलिंग को लेके चलते हैं कि उसके अबाउट होगी जहाँ पे हमारा आई मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एरिया को इधर लिया है, एल अपॉन आर कर दिया, उसको होल स्क्वायर कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लोड अपॉन एरिया क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेस बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। और एल हमारा जो है लेंथ, वो अगर हम एक तरीके से अपनी इफेक्टिव लेंथ ले लें, कितनी इफेक्टिव है, अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिलेंडरनेस रेशो। एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम को क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये होती है हमारी इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो सिलेंडरनेस रेशो होता है वो हमारा होता है एल इफेक्टिव अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो हम जो हमारा क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे स्ट्रेस है तो डैश लगा लेते हैं, और क्या अलग करने के लिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू सिलेंडरनेस रेशो इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। दिस क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, जो हमारी क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस होती है इसको यूलियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। और यूलियर स्ट्रेस कैसे आएगी, पाई का स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको याद रखना है कि हमारी यूलियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है, पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू ई, और हमारी क्रिटिकल बकलिंग लोड क्या आती है, पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू ई आई, ठीक है। इस लेक्चर में इतना है, थैंक यू सो मच। हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।